गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बीटा पार्टिकल। देखिए, बीटा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो E-1 0 या फिर बीटा -1 0। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल एक तरीके का इलेक्ट्रॉन है। वी कॉल इट एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, बीटा पार्टिकल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में हम ये चीज कंसीडर करते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नियरली इक्वल टू 0। ज्यादातर हम उसको कितना मानते हैं? बहुत छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो लगभग हम उसको 0 पे मान लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मास है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। लेकिन जो मास ऑफ बीटा पार्टिकल है, दैट इज अनडिफाइंड। आपके नोट्स में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें फर्स्ट लाइन ये चीज मेंशन है कि बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों का मास क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस क्या है? जो हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। लेकिन ये जो बीटा पार्टिकल है इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं क्यों इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। आउटर मोस्ट शेल में ये नहीं रिवॉल्व कर रहा होता। ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में ही अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और वो क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। दैट मींस न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो बीटा पार्टिकल भी क्या है? न्यूक्लियस से निकल रहा है। तो यहाँ भी न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो दैट मींस जब ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल रहा है इसका मतलब ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए, जब हम इसको कह ही रहे हैं कि इट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो मास ऑफ बीटा पार्टिकल है दैट इज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये किस तरीके का इलेक्ट्रॉन है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज अगर फास्ट मूविंग है, बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, उसके मास को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। कोई फिक्स मास नहीं होता, वो पार्टिकल टू पार्टिकल पहली बार वेरी करता रहता है। दैट मींस इट इज नॉट एट ऑल इजी टू डिटरमिन द मास ऑफ अ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल। कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही है तो उसके मास को हम पता नहीं लगा सकते। इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो दैट मींस बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल इज अ मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो फास्ट मूविंग पार्टिकल होने की वजह से इसका मास जो है अनडिफाइंड है। अब हम क्या कहेंगे? मैंने आपको बोला कि इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते क्यों हैं? जब ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, जब तक ये किसी एलिमेंट के मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट है उसके जब तक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तब तक ये बीटा पार्टिकल क्या है? एट रेस्ट। जब तक ये किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है तब तक क्या है? ये बीटा पार्टिकल रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो मास है वो किसके इक्वल देखा गया है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल देखा गया है। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ बीटा पार्टिकल अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जो आपका बीटा पार्टिकल है दैट इज अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो हमारी पहली लाइन है कि बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों कहा गया है? कि जब तक ये पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वहां से इजेक्ट नहीं हुआ, मूव नहीं कर रहा, एट रेस्ट है, उस टाइम पे इसका मास किसके इक्वल
देखा गया है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल देखा गया है। दैट्स व्हाई वी से दैट कि जो बीटा पार्टिकल है that has mass equals to electron and it is actually an electron। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी बीटा पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल है, और जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग पार्टिकल, और फास्ट मूविंग पार्टिकल होने की वजह से इसका मास जो है वो वेरी करता है। बिकॉज ऑफ बीइंग फास्ट मूविंग पार्टिकल जो आपका बीटा इलेक्ट्रॉन है, बीटा इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो वेरी करता है। ये बात कही है आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन कहता है कि कोई भी पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है उसका मास अनडिफाइंड है और वो बार बार वेरी करता है। सो दिस वाज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ बीटा पार्टिकल। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ठीक है जी, हमने बोला बीटा पार्टिकल बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल है। कैसा बोला? बीटा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल। इसकी स्पीड कितनी है? नियर अबाउट लाइट 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बीटा पार्टिकल की स्पीड कितनी ऑब्जर्व की गई? 2.5 into 10⁸। लाइट की कितनी होती है? 3.8। तो दैट मीन्स करीब करीब लाइट के आसपास थी, बहुत ज़्यादा तेज। लाइट की स्पीड इज वेरी हाई, ठीक है, करीब करीब लाइट के पास थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा अपने आप में ये हो गया कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल है। जो बीटा पार्टिकल की रेंज है दैट इज फ्रॉम 10⁻⁷ टू 10⁸ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे मैम कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्पीड भी तो यही थी, उसको आपने ये कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा स्लो है इसकी स्पीड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी पार्टिकल था, लेकिन ये पार्टिकल क्या है? लाइट इन वेट। कंपैरेटिवली क्या है? लाइट है, हैवी नहीं है। इसका मास क्या है? कम है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इसकी स्पीड ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है ज़्यादा है। वहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल में डिस्कस किया था, अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत कम होने की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या थी? कम। बीटा पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इट हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से, अल्फा पार्टिकल हैवी होने की वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई? कम। क्या बोला? अल्फा पार्टिकल का साइज मतलब हैवी पार्टिकल होने की वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी? कम। स्पीड कम होने की वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या थी? कम। बीटा पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होने की, जैसा फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल का मतलब है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और मास कम होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। ठीक है जी। और एक बात करते हैं, आयनाइजिंग पावर। वहाँ पे क्या था? जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन पे चार्ज कितना था? +2। हाईएस्ट पार्टिकल मतलब हाईएस्ट चार्ज था। हाईएस्ट चार्ज होने की वजह से वहाँ पे वो गैस से स्ट्राइक करती थी, गैस के पार्टिकल्स को भी क्या कर देती थी? आयोनाइज। अल्फा पार्टिकल के केस में क्या था? +2 चार्ज था, हाईएस्ट चार्ज था, गैस के पार्टिकल्स से स्ट्राइक करके गैस को भी आयनाइज करके मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर बनती थी। लेकिन जो बीटा पार्टिकल का चार्ज है दैट इज -1 चार्ज। बीटा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? -1 चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल के कंपैरेटिवली इसका चार्ज क्या है? कम है। अल्फा पार्टिकल के कंपैरेटिवली जो बीटा पार्टिकल का चार्ज है वो कम है। अगर इसका चार्ज कम है, गैस के साथ भी अगर स्ट्राइक करेगी तो उसको ज़्यादा आयोनाइज नहीं करेगी। तो मतलब हम ये बात बोल सकते हैं इट हैज़ लेस आयोनाइजिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल। It has less ionizing power than alpha particle। क्या बोला? जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल एक्चुअली में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, हम बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज 9.1 × 10⁻³ kg, लेकिन जो बीटा पार्टिकल का मास है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसका मास किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। इस वजह से हम क्या बोल देते हैं? बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। अगली बात क्या बोलेगी? जो बीटा पार्टिकल की स्पीड है दैट इज नियर अबाउट 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दैट मींस इसकी स्पीड कंपैरेटिवली अल्फा पार्टिकल की बहुत ज़्यादा हाई है, नियर टू लाइट, और इसकी रेंज यहाँ लाई करती है। क्या बोला? ये वाला जो रेंज है 10⁻7 मीटर/सेकंड है, ये अल्फा पार्टिकल की भी स्पीड थी, लेकिन वहाँ बोला गया था कि ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास क्या था? ज़्यादा मास होने की वजह से वो हैवी हो गया पार्टिकल। हैवी होने के कारण उसकी स्पीड क्या हो गई? कम। अगर स्पीड कम होगी तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। लेकिन यहाँ पे क्या है? छोटा पार्टिकल होने के कारण मास क्या है? कम। मास कम होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड ज़्यादा हो गई। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से क्या हो गई? ज़्यादा। अगर हम आयनाइजिंग पावर की बात करें, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था? +2 चार्ज, हाईएस्ट चार्ज। कोई भी गैस उससे स्ट्राइक करती थी उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाईली उसको चार्ज कर देता था, जिसकी वजह से आयनाइजिंग पावर बढ़ जाती थी। लेकिन जो बीटा पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है? -1। -1 चार्ज होने की वजह से बताइए कम हो गया चार्ज कम हो गया तो कोई भी गैस इससे स्ट्राइक करेगी तो उसको ये इतनी आसानी से ज़्यादा आयोनाइज नहीं कर पाएगा। जब ज़्यादा आयोनाइज नहीं करेगा तो इसकी आयनाइजिंग पावर क्या हो जाएगी? इसकी आयनाइजिंग पावर क्या हो जाएगी? अल्फा पार्टिकल से कम हो जाएगी। चलिए, ठीक है जी। तो दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या है? मिनिमम। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो है मिनिमम, और जो बीटा पार्टिकल की स्पीड है कंपैरेटिवली मैक्सिमम नहीं बोल सकते। अभी हमने अल्फा गामा तो पढ़ा ही नहीं, एक बार गामा पढ़ लेना फिर डिसाइड कर लेंगे किसकी सबसे ज्यादा है। लेकिन बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है वो अल्फा से तो ज्यादा है, मोर देन अल्फा। बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है वो अल्फा से तो ज्यादा है, क्योंकि बीटा पार्टिकल का साइज जो है वो अल्फा पार्टिकल से छोटा है। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बीटा एमिशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटा एमिशन। देखिए, मैंने एक न्यूक्लियस लिया X, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, इसको मैं बोल देती हूँ पेरेंट न्यूक्लियस। मैं क्या बोल देती हूँ? पेरेंट न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल की जब एमिशन की थी, अल्फा एमिशन किया था, वहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी, टोटल एटॉमिक नंबर एंड टोटल मास नंबर रिमेन सेम। टोटल एटॉमिक नंबर एंड टोटल मास नंबर रिमेन्स सेम। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर फिनोमेना में टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर क्या रहता है? सेम। इस बात को नहीं भूलना। चलिए, अब हम बीटा एमिशन कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल क्या है? -1 0। ये चीज हमें याद रखनी। बीटा पार्टिकल क्या है? -1 0। अगर हम इस बात को याद रखें कि टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई पार्टिकल निकल गया Y, दैट इज डॉटर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस निकला, डॉटर न्यूक्लियस। इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इधर और इधर एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, इधर और इधर मास नंबर सेम रहना चाहिए। देखिए, इधर 6 है, इधर -1 है, या क्या हो जिसमें से -1 करूँ तो 6 आ जाए। 7 -1 दैट इज 6। मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, मास नंबर इधर 0, तो इधर इसका मतलब सेम रहेगा, इसका इधर मतलब क्या है? सेम रहेगा। और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगी?
एनर्जी। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी। क्या लिया मैंने, एक पेरेंट न्यूक्लियस ले लिया, उसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल गया और एक न्यूक्लियस बना भाई। मान लो मुझे नहीं पता उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है, बट हमें ये बात पता है कि जो टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर है वो दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। इधर एटॉमिक नंबर कितना है 6, इधर बीटा पार्टिकल कितना है यहाँ -1। अब किसमें से -1 करूँ कि आंसर 6 आ जाए, 7 में से। ठीक है, यहाँ पे मास नंबर सेम रहना चाहिए, तो यहाँ तो 0 ही है, मतलब इधर भी 14 है और इधर भी 14 है, तो एनर्जी इज रिलीज गिवन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर यहाँ 6 से 7 हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से, और मास नंबर दैट मींस A रिमेन्स सेम, जो मास नंबर है वो क्या रहा, सेम रहा। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए बीटा एमिशन एक कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन। बीटा एमिशन एक कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी सेम होनी चाहिए दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी भी पढ़ा हुआ है। एनर्जी और मास दोनों साइड पे हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास दोनों साइड पे सेम रहता है, तो देखिए है भी ठीक है। और ये भी कहता है कि जो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एनर्जी है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी। यहाँ पे कई बार एनर्जी मास की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको खैर नहीं पढ़ना है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मास। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी प्लस मास शुड बी, या ये कह लीजिए मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स। एनर्जी और मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एनर्जी वो आपकी हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम। दूसरा, टोटल मोमेंटम मस्ट बी सेम। दोनों साइड पे जो मोमेंटम है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व। कंजर्व मींस चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। जब ये रिएक्शन टेक प्लेस की, जब बीटा पार्टिकल यहाँ से निकला तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम सेम नहीं था दोनों साइड पे। क्या देखा, एनर्जी और मोमेंटम सेम नहीं था दोनों साइड पे। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ा हुआ है आपने। और हमने ये बात बोली थी कि जो बीटा पार्टिकल है उसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो बहुत फास्ट मूविंग है, और उनकी जो स्पीड है उसकी रेंज थी 10⁻7 से 10⁸8। तो हर बीटा पार्टिकल जो है इस रेंज के बीच में लाई करता है, तो उसकी स्पीड अलग अलग है। अगर अलग अलग स्पीड है तो एनर्जी भी क्या है, अलग अलग। ठीक है, वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, अलग अलग। वेलोसिटी अलग हुई तो मोमेंटम भी क्या हो गया, E इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी अलग है तो मोमेंटम भी क्या हो गया, अलग अलग। इसका मतलब दोनों साइड पे एनर्जी और मोमेंटम तो सेम है ही नहीं। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का रूल क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी और मोमेंटम क्या रहना चाहिए, सेम। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का रूल क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एनर्जी और मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, सेम। तो एनर्जी और मोमेंटम सेम नहीं था, तो हमने क्या देखा, जब पार्टिकल रेस्ट पे था तब तो उसका मोमेंटम 0 था। जैसे ही बीटा पार्टिकल बाहर निकला उसने कुछ वेलोसिटी चेंज गेन किया और मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस मोमेंटम और एनर्जी को इक्वल करने के लिए हमारे पास एक पार्टिकल होता है। एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारे पास एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं हम वी बार। एनर्जी और मोमेंटम को सेम रखने के लिए दोनों साइड पे हमारे पास एक पार्टिकल होता है दैट इज वी बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोल रही हूँ,
हमारे पास एक रिएक्शन है, वहां से बीटा पार्टिकल एमिट किया, एक डॉटर न्यूक्लियस बन गया, साथ में एनर्जी निकली। होना क्या चाहिए, ये रूल फॉलो, टोटल एटॉमिक नंबर एंड टोटल मास नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। अगर इधर 6 है, बीटा का -1 है, तो इधर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 7 -1 is 6, यहाँ पे मास नंबर क्या है, सेम, तो ये रूल फॉलो। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें ये दो चीजें फॉलो होनी चाहिए कि एनर्जी और मास दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए और मोमेंटम भी दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से बीटा पार्टिकल निकला तो हमने क्या देखा, एनर्जी और मोमेंटम सेम नहीं है। ठीक है, जब पार्टिकल रेस्ट पे था वेलोसिटी 0 थी, मोमेंटम नहीं था। जैसे वहां से न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकला तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो हमने क्या देखा, एनर्जी और मोमेंटम चेंज हो गए। तो एनर्जी और मोमेंटम अगर सेम ना हो दोनों साइड पे, उसको इक्वल करने के लिए हमारे पास उनके अगेंस्ट, उसको कैंसल आउट करने वाला एक पार्टिकल होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं वी बार। बार का मतलब होता है एंटी, अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पार्टिकल है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या है, फंक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो का फंक्शन है इट कंजर्व्स एनर्जी, एनर्जी कंजर्व कर देता है, मतलब दोनों साइड इक्वल कर देता है। और दूसरा इट कंजर्व मोमेंटम, दोनों साइड मोमेंटम भी क्या कर देता है, सेम। एंटी न्यूट्रिनो का फंक्शन क्या है, दोनों साइड जो एनर्जी सेम नहीं थी, मोमेंटम सेम नहीं था, उसको इसने सेम कर दिया और मोमेंटम को भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। थोड़ा सा एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ें तो एंटी न्यूट्रिनो कैसा है, इनविजिबल था, दिखता नहीं था। ऐसा क्यों था वो चीज़ आपको नहीं जाननी है, सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है जी, मासलेस था और चार्जलेस था। एंटी न्यूट्रिनो कैसा था, इनविजिबल था, मासलेस था और चार्जलेस था। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा एमिशन। बार बार पढ़िए इन चीज़ों को, स्टार्टिंग है अभी थोड़ी सी, यू नीड टू गो थ्रू द थॉरो रिविजन। In the next video we will discuss about gamma emission और तीनों अल्फा बीटा और गामा के बीच में डिफरेंस करेंगे। So till that time, thank you so much.